तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट 2023 में स्वागत है। आज है टेस्ट नंबर 5 एंशिएंट हिस्ट्री का, और इसी के साथ हमारा टेस्ट नंबर फर्स्ट एंशिएंट हिस्ट्री का 100 क्वेश्चन का टारगेट कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद आपको इसकी पीडीएफ जो है हिंदी और इंग्लिश में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं या फिर स्टडीयाना IAS सर्च कर सकते हैं। और इसमें आज ये लास्ट है। इसके पहले हमने इन्वायरमेंट के टेस्ट किए हैं आज ही, और अगर आपने और हमारा टेस्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट के टेस्ट शुरुआत किए हैं, जिसमें रिवीजन और एनालिसिस के साथ हम जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी शामिल किए हैं उसमें। और टोटल हम 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें मैक्सिमम टेस्ट हो चुके हैं और प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। और जैसा कि हमने पहले बताया, अब एक दिन में 2 टेस्ट हो रहे हैं, यानी 2 वीडियो अपलोड हो रहा है। और अगर आपको टेस्ट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। टाइम कम है, काम ज़्यादा है, तो लग जाइए। और इसके साथ ही एक बार फिर से कह रहे हैं, आप लोग CSET पर भी बराबर ध्यान दीजिए, क्योंकि 2 महीने, लगभग 2 महीने से कम बचा है टाइम। आप CSET पर फोकस कीजिए, क्योंकि CSET ही बहुत लोगों का लटक जाता है लेकर। तो आज के क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो भारत के धार्मिक सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में कौन सी प्रथा विश्वास भगवान महावीर द्वारा अस्वीकार माने गए थे, यानी कृषि, अकाल, वैदिक प्राधिकरण, मध्यम मार्ग या आत्मा का अस्तित्व, निरपेक्षवाद। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, भगवान महावीर जो थे जैन धर्म से संबंधित, और जैन धर्म की मान्यता थी कि सभी वस्तुएं वो चाहे सजीव हों या निर्जीव हों, उसमें आत्मा होती हैं, अच्छा उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। जैन धर्म यहाँ तक मानता था कि संसार के त्याग और कठोर तपस्या में विश्वास रखता है, यानी उनका निर्वाण प्राप्त करने का तरीका बहुत ही कठोर है। और उनमें वो इतने जो है संवेदनशील थे कि कृषि प्रथा को अस्वीकार करते, क्योंकि उसमें भी कीड़े मकोड़े पाए जाते थे, उनकी हत्या होती थी। तो कुल मिलाकर जो है इसमें देखेंगे तो वो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास नहीं करते थे। और बौद्ध धर्म का जो मध्यम मार्ग है वो केंद्रित था मध्यम मार्ग पर, लेकिन जैन धर्म जो है चरम सीमाओं पर केंद्रित था। तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन सी सही होगा, यानी ऑप्शन 1, 3, 4, 6। ठीक है। और इन जैन धर्म जो है अनेकांतवाद पर भी केंद्रित था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें। 82 में क्या पूछा है? भारत में धार्मिक संप्रदायों के संदर्भ में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच अंतर के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार किया है। ऑप्शन 1 है, जैन धर्म में महिलाओं को भिक्षु यानी भिक्षु होने की सख्त मनाही थी, जबकि बौद्ध धर्म में उनकी स्थापना के समय से ही इसे स्वीकार किया गया। स्थापना के समय से ही बात कर रहा है। ऑप्शन 2, तीर्थंकरों की तरह जो व्यक्ति को सही ज्ञान के लिए मार्गदर्शन करते हैं, और बौद्ध धर्म में आत्ममुक्ति में विश्वास नहीं करता। कौन सा कथन गलत है? अगर इसमें ऑप्शन 1 देखेंगे तो जैन धर्म में महिलाओं को दिगंबर और श्वेतांबर दोनों संप्रदायों में भिक्षु बनने की अनुमति है। ठीक है। लेकिन अगर बात करें दिगंबर महिलाओं को, तो वो तीर्थंकर होने की अनुमति नहीं देता, जबकि श्वेतांबर में इसकी अनुमति देता है। और बौद्ध धर्म में शुरू से ही महिलाओं को संघ का हिस्सा बनने की अनुमति नहीं दी थी। हालांकि बाद में उनके शिष्य आनंद के अनुनयन के उपरांत महिलाओं को संघ में हिस्सा लेने की अनुमति दी गई। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी गलत है, यानी तीर्थंकर वह है जो कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्त किया हो तथा लोगों को सही ज्ञान के लिए मार्गदर्शन करता हो। बुद्ध ने स्वयं इस बात की वकालत की थी कि प्रत्येक व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए स्वयं के उद्धार का कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें कौन सा गलत है, यानी 1 और 2 दोनों गलत है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 83 में देखिए क्या पूछा है। 83 में पूछा है, बौद्ध और जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, बौद्ध और जैन धर्म दोनों ही ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। ऑप्शन 2, बौद्ध धर्म का हीनयान महायान विभाजन जैन धर्म के दिगंबर श्वेतांबर के विभाजन से पहले हुआ था। ऑप्शन 3, बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था की निंदा की, जबकि जैन धर्म ने नहीं। कौन सा कथन गलत है? अगर बात करें, बौद्ध धर्म एक सर्वोच्च ईश्वर या देवता को स्वीकार नहीं करता, अनुयायी के बजाय आत्मज्ञान को प्राप्त करने पर केंद्रित करता है। ठीक है। तो कुल मिलाकर देखेंगे, जो जैन धर्म है वो ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता दी है, लेकिन एक निर्माता के रूप में नहीं, उन्हें जीन माना है, यानी महावीर से नीचे रखा है।
तो इस प्रकार ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो भी गलत है। यानी जो बुद्धा धर्म में हीनयान महायान का विभाजन था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और कनिष्क के शासनकाल की बात करें तो जब चौथी बौद्ध परिषद हुई थी लगभग 72 एडी के लगभग, तो वो इस समय हुआ था। जबकि जैन धर्म में दिगंबर श्वेतांबर का विभाजन महावीर की मृत्यु के 200 साल बाद जो है लगभग जो है देखेंगे तो मगध में अकाल के दौरान पटना के पास पावापुरी में ये हुआ था। कुल मिलाकर इस ऑप्शन दो भी गलत है। ऑप्शन तीन की बात करें, तीन जो है सही है, यानी जैन धर्म में वर्ण की निंदा नहीं की है जैसा कि बौद्ध धर्म में किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें जो है कौन सा गलत है, एक और दो गलत है, ऑप्शन एक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें, इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन एक, महावीर बुद्ध के समकालीन थे। ऑप्शन दो, जैन धर्म में निर्वाण का अर्थ है जीवन और एवं चक्र से दुख और मुक्ति का अंत, जबकि बौद्ध धर्म में इसका अर्थ ज्ञान की प्राप्ति है। ऑप्शन तीन, मथुरा कला संप्रदाय पर बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का प्रभाव था। कौन सा कथन सही है? अगर बात करें इसमें ऑप्शन एक की, तो ऑप्शन एक जो है एक सही है, यानी महावीर जो थे वो बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो भी सही है, यानी जैन धर्म में निर्वाण जीवन और जन्म के चक्र से दुख के मुक्ति का अंत दर्शाता है। बौद्ध धर्म को में निर्वाण का अर्थ ज्ञानोदय यानी मोक्ष की प्राप्ति है। मृत्यु को परिनिर्वाण कहते हैं। ऑप्शन तीन की बात करें तो मथुरा कला संप्रदाय कुषाण शासकों के संरक्षण में विकसित हुआ। ठीक है, और बौद्ध जैन हिंदू धर्म से प्रभावित था। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये भी सही है, यानी इसमें ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें, 85 में क्या पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक, मौर्य साम्राज्य के उच्चतम और निम्नतम पद वाले अधिकारियों को भुगतान की गई मजदूरी के बीच बहुत बड़ा अंतर था। ऑप्शन दो, पटवाड़का और पुरुषानी ऐसे अधिकारी थे जिन्हें राजा द्वारा निचले प्रशासनिक पदों पर नियुक्त की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया था। कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखेंगे, आपने पढ़ा होगा कि मंत्री यानी मंत्रिन या महायाजक पुरोहित आज जैसे सर्वोच्च पदाधिकारी को लगभग 48,000 पर्ण यानी चांदी के सिक्के मुद्रा के रूप में दिए जाते थे। उनके ठीक विपरीत जो निम्न अधिकारी थे उन्हें 60 पर्ण दिए जाते हैं, यानी जबकि कुछ अधिकारियों को कितने 20 पर्ण दिए जाते, 20 पर्ण से कम वेतन दिए जाते हैं। तो ये बात सही है। ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो गलत है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने जासूसों का एक समूह नियुक्त किया था जो पूरे देश में होने वाली घटनाओं पर नज़र रखते थे, नियमित रूप से राजा को सूचित करते थे। स्ट्रैम्बो का कहना था कि इन जासूसों को सबसे वफादार व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाता था। और परिवेदक और पुलिसानी का भी उल्लेख है जो राजा के विशेष पत्रकार के रूप में कार्य करते थे, उन्हें जनता की राय से अवगत कराते थे। इस प्रकार इसमें ऑप्शन एक सही है। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या पूछा है? 87 में पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्यांश अर्धशीतिक और बात करें स्वायवर्जवी के परिभाषित करता है, जिसे आमतौर पर मौर्य काल के स्रोतों से संदर्भित किया जाता है। तो आप चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें देखेंगे तो जो सही है, तो इसमें देखेंगे कि ये जो दोनों शब्द हैं ये बटाईदार फसल के स्वामित्व वाली निजी और स्वामित्व और दोनों भूमि पर मौजूद थी। तो इस प्रकार देखेंगे, कौटिल्य राज्य के स्वामित्व वाली भूमि को कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार के बटाईदारों को संदर्भित, जैसे अर्धसिटिक यानी उत्पाद का आधा हिस्सा और स्वायवीयोपजीवी यानी उत्पाद का एक चौथाई या पांचवा हिस्सा रखा जाता था। तो कुल मिलाकर ये बटाईदार जो राज्य के स्वामित्व वाली भूमि पर काम करते थे उनके लिए ये दोनों शब्दों को जो है यूज़ किया जाता था मौर्य काल में। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें, 87 में क्या है, मौर्य काल के बाद भारत यूनानियों की अवधि के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है, इंडो ग्रीक शासक में से एक शासक नागसेन का बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों में केंद्रीय चरित्र है। ऑप्शन बी है, इंडो ग्रीक शासकों ने राज्य के उपयोग के लिए सोने के सिक्के जारी किए और मौर्य काल की प्रथा को जारी रखा। ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिमी भारत में हेलेनिस्टिक कलाओं विशेषताओं की शुरुआत के कारण ग्रीक शासकों को याद किया जाता है। ऑप्शन डी है, बेस नगर स्तंभ शिला
लेख से पता चलता है कि भारत यूनानी शासक हिंदू धर्म के प्रति सहिष्णु थे और तथा कुछ शासकों ने हिंदू धर्म को भी अपनाया। तो आपको बताना है मौर्य काल के बाद में भारत यूनानियों के वध के संदर्भ में इसमें 4 ऑप्शनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो कथन सही नहीं है उसमें जो है ऑप्शन जो बी है वो सही नहीं है, यानी इंडो ग्रीक शासकों ने राज्य के उपयोग के लिए सोने के सिक्के जारी करने की मौर्य काल की प्रथा को जारी रखा। ठीक है, इसके हिसाब से ये सही नहीं है, यानी इंडो यूनानी सिक्के जो सोने चांदी तांबा निकिल में जारी करने वाले पहले शासक थे जिन्हें निश्चित रूप से किसी भी राजवंश के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले व्यक्ति भी थे जिसकी कुषाणों के तहत संख्या में वृद्धि हुई थी। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि शक और पार्थियन और क्षत्रप के सिक्कों में द्विभाषी और द्विलिप किंवदंतियाँ सहित भारत यूनानी सिक्के की बुनियादी विशेषताओं का पालन करती हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो है ऑप्शन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें, इसमें क्या पूछा है? इसने पूछा है शक कुषाण काल और मध्य एशिया के साथ संपर्कों ने तत्कालीन इंडियन कल्चर और उसके पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे प्रभावित किया। ऑप्शन 1 सरकार की क्षत्रप प्रणाली की शुरुआत करके। ऑप्शन 2 है यह काल बौद्ध धर्म के महायान आगमन के लिए जिम्मेदार था। ऑप्शन 3 चिकित्सा और रसायन विज्ञान के विकास में भारी योगदान। ऑप्शन 4 भारत में सांस्कृतिक साहित्य के विकास का संरक्षण और योगदान। सही उत्तर आपको चूज करना है शक कुषाण काल और मध्य एशिया के साथ संपर्कों में तत्कालीन भारतीय संस्कृति और राजनीति को कैसे प्रभावित किया था। इन 4 ऑप्शनों में से आप सबको बताना है। अगर बताएं तो इसमें ऑप्शन 1 की बात करें तो ये जो है सरकार की जो क्षत्रप सिस्टम की शुरुआत थी, यानी इंट्रोड्यूस क्षत्रप सिस्टम गवर्नमेंट की, तो इससे प्रभावित हुआ था। इसके अलावा ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी सही, यह काल बौद्ध धर्म के महायान आगमन के लिए जिम्मेदार था। ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 गलत है। भले ही जो भारतीय खगोल विज्ञान और ज्योतिष को यूनानियों के संपर्क से लाभ हुआ था, लेकिन बात करें भारतीयों के चिकित्सा वनस्पति विज्ञान रसायन में यूनानियों के योगदान नहीं दिया। इन तीनों विषयों पर चरक और सुश्रुत ने विचार किया था। ठीक है, ऑप्शन 4 की बात करें, ऑप्शन 4 भी सही है, यानी इसमें 1 2 4 सही है, तो 1 2 4 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 89 में। 89 में क्या पूछा है? संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया है। ऑप्शन 1 तोलकपियम व्याकरण और काव्य पर एक ग्रंथ है। ऑप्शन 2 है तोलकापियम एकमात्र ऐसी पुस्तक जो पहले संगम युग से जुड़ी हुई है। ऑप्शन 3 सितलाई सतनार द्वारा लिखित शिल्पाधिकारम संगम राज्य व्यवस्था और समाज के बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इनमें बताना है कौन सा कथन सही। अगर बात करें ऑप्शन 1 की दोस्तों, तो तोलकपियम तमिल व्याकरण का एक भाग है जो यह संगम युग के समाज की सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करता है देता है। यह व्याकरण और काव्य पर एक ग्रंथ है। तो ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 गलत है, यानी दूसरे संगम से बची एकमात्र पुस्तक तोलकपियम है। ऐसा माना जाता है कि यह वैदिक ऋषि अगस्त के ऋषि थोलकापियार नामक एक लेखक द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, यानी दूसरे संगम से जुड़ी हुई है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 जो है गलत है। ठीक है, यानी अगर बात करें इलांगो आदिगल द्वारा लिखित शिल्पाधिकारम कन्नगी और माधवी के प्रेम के प्रसंग के बारे में है। ठीक है, और यह संगम राज्य व्यवस्था और समाज के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन ए सही है, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 90 में देखें क्या पूछा है। भारत के इतिहास में संगम काल युग के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही? ऑप्शन 1 संगम युग में वंशानुगत राजतंत्र सरकार का रूप था। ऑप्शन 2 राजस्व एकमात्र स्रोत विदेशी वस्तुओं पर कर था। ऑप्शन 3 सती प्रथा का न होना इस युग की उल्लेखनीय विशेषता थी। तो आपको बताना है कि इतिहास में संगम का युग के संदर्भ में इन तीनों ऑप्शनों में कौन सा उत्तर सही है। अगर बात करें ऑप्शन 1 की, तो ये बात सही है कि संगम युग में जो है अनुवांशिकी या वंशानुगत जो है राजतंत्र सरकार का रूप था। ठीक है, ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 जो है गलत है, यानी भूमि राजस्व विदेशी व्यापार पर सीमा शुल्क युद्धों पर कब्जा की गई आय के मुख्य स्रोत थे। ऑप्शन 3 की बात करें तो सती प्रथा जो है अभी भी समाज में प्रचलित थी और विशेष रूप से उच्च जाति की महिलाओं द्वारा प्रचलित थी। तो ये बात भी गलत है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन ए सही है, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या पूछा है।
इसमें संगम युग के संदर्भ में कुछ युग में दिए गए हैं, उसमें बताना कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन ए कुरिंज संगम युग के कृषि भूमि, ऑप्शन 2 है नडुकल मुख्य देवता मुर्गन थे, ऑप्शन 3 है एटगोई संगम युग के 8 संकलन। तो आपको बताना इसमें कौन सा सही सुमेलित है। अगर बात करें ऑप्शन एक की, तो ऑप्शन एक जो है गलत है, यानी कुरिंज संगम युग में पहाड़ी जंगली इलाके भूमि पहाड़ी क्षेत्रों के इलाके थे। इनके प्रमुख देवता मुर्गन थे, जिनका मुख्य व्यवसाय शिकार और सब शहद संग्रह था। ठीक है, यानी इसका मिलान अगर इससे होता तो ये सही होता। ठीक है, ऑप्शन 2 भी जो है सुमेलित नहीं है। नाडुकल जो है युद्ध में योद्धा द्वारा दिखाई गई बहादुरी की याद में बनाया गया था। वे युद्ध में मारे गए बहादुर पुरुषों और उनके गांवों की महिलाओं की रक्षा करते अपने जान गंवाने वाले सम्मान करने के लिए बनाए गए थे। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 सही है। ठीक है, यानी एटगो संगम के 8 संकलन हैं। तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन डी सही है। और संगम साहित्य की युग के संबंध में जो बताएं तो 8 संकलन के बारे में बात करें तो साहित्य में जो अभी इसके पहले चर्चा आया था तोल्काप्पियम, एटगोई, पट्टापट्टू और इस प्रकार के 2 महाकाव्य शामिल थे, जिनका नाम जो है रखा गया था शिल्पाधिकारम, मणिमेगलाई। इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 92। संगम साहित्य दी गई पुस्तक का विषय दिया गया है। शिल्पाधिकारम का विषय है या कोलन और कन्नगी और माधवी के प्रेम प्रसंग के बारे में। ऑप्शन 2 तिरुकुराल जो है पांड्य देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में वर्णन करता। ऑप्शन 3 मदुरै कांजी दर्शन और कहावतों से संबंधित है। तो आपको बताना कौन सा कथन सही सुमेलित है। अभी मैंने बताया ही शिल्पाधिकारम वाला जो मिलान है ये जो है सही है। ऑप्शन 2 की बात करें तो तिरुकुल दर्शन और सिद्धांतों से संबंधित है, तिरुवल्लुर द्वारा लिखा गया था और इसमें जो है 10 दोहे 133 खंड शामिल थे। प्रत्येक की 3 पुस्तकों में विभाजित किया गया था, आरम, पोरुल और कमाम। आरम का मतलब पुण्य, पोरुल का मतलब सरकार और समाज, कामम का मतलब प्रेम। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 भी गलत है। मदुरै कांजी जो है पांड्य देश के सामाजिक आर्थिक स्थिति का वर्णन करता है और मंगुड़ी मर्थनार द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन ए यानी ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें, इसमें क्या पूछा है। संगम युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन 1 तमिल साम्राज्यों की वस्तुओं की विदेशी बाजारों में अत्यधिक मांग थी। ऑप्शन 2 वनिगर कृषक थे जो वेल्लार व्यापार वाणिज्य करते थे। ऑप्शन 3 है चोल शासन में वलंगई दंगई एक प्रकार का व्यापारी थे। कौन सा कथन सही है संगम काल के बारे में। आपको ध्यान रखना है साउथ जो हिस्ट्री है उसमें संगम काल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा हैं। अगर बात करें ऑप्शन 1 की, तो ऑप्शन 1 जो है सही है, यानी संगम साहित्य के अनुसार तमिल भूमि में कुछ वस्तुएं जो थी जिनकी विदेशी बाजारों में बहुत मांग थी, जैसे काली मिर्च, इलायची, अदरक, इलायची की बात दालचीनी हुआ, हाथी के दांत हुए, मोती, कीमती पत्थर, मोती रत्न आदि जो है मुख्य आयात में क्या किया था, घोड़े, सोना, कांच शामिल थे। ठीक है, ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 जो है गलत है, यानी आपने तोल्काप्पियम के 4 जातियों अर्थात अरसार, अंथर, वानिगर और वेल्लार को संदर्भित करता है। शासक वर्ग को अरसार कहा जाता है। संगम की राजनीतिक और धर्म में अंथनारों को महत्वपूर्ण भूमिका थी। वनिगर जो थे व्यापार और वाणिज्य चलाते थे। वेल्लार कृषक थे। ठीक है, ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 गलत है, यानी चोल काल के दौरान जाति व्यवस्था व्यापक रूप से प्रचलित थी। तो चोल शासन के बाद के काल में शिलालेखों में जातियों के बीच 2 प्रमुख विभाजनों का उल्लेख मिलता है, वलंगई दंगई जातियाँ। हालांकि सामाजिक और धार्मिक जीवन के विभिन्न जातियों के बीच सहयोग था। तो कुल मिलाकर इसमें केवल एक ही सही, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या पूछा है, इसमें समाज संगम समाज में भूमि के प्रकार दिए गए हैं और मुख्य व्यवसाय दिया गया है। मर्दम और उसका मुख्य व्यवसाय कृषि, पलाई, डकैती, मुलई और शिकार करना। कौन सा सही सुमेलित है। तो आप देखेंगे इसमें जो ऑप्शन 1 और 2 है ये सुमेलित सही है। ठीक है, मुलई मतलब देहाती, मर्दम मतलब कृषि, नेडल होता है तटीय, पलाई कहा जाता है रेगिस्तान को। तो इस प्रकार कुरिंज जो होता है पहाड़ी टैग को कहा जाता है। यानी संगम महाकाव्य में जो लोककाप्पियम है उसमें भूमि को 5 गुना विभाजन संदर्भित करता है। तो कुल मिलाकर जो है इसमें जो है 1 और 2 सुमेलित है। आपको ध्यान रखना, मुलई क्या है, मुख्य देवता मियोन यानी विष्णु, मुख्य व्यवसाय पशुपालन और डेयरी उत्पाद से निपटना था।
ठीक है, शिकार नहीं था। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या पूछा है, संगम युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा वाक्यांश अरसार और अंतनार शब्दों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए, संगम युग के प्रसिद्ध सरदार थे। ऑप्शन बी, संगम युग के दौरान सामाजिक जीवन को चित्रित करने वाली प्रमुख साहित्यिक संरचनाएं थी। ऑप्शन सी, संगम काल के प्राथमिक देवताओं के नाम थे। ऑप्शन डी, विशिष्ट व्यवसायों वाली विभिन्न जातियां थी। तो आपको ध्यान रखना है, ये भी जो है इसका संबंध इस क्वेश्चन का तोल्काप्पियम का 4 जातियों से, जैसे हमने बताया था पहले ही, अरसार, अंतनार, वानिगर और वेल्लार। ठीक है, तो इसका संबंध जो है विशिष्ट व्यवसायों वाली विभिन्न जातियों से थी, इन शब्दों का संबंध। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें, इसमें क्या पूछा है, संगम युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक, यह अवधि अपने उदार मूल्यों के लिए जानी जाती थी, जिसमें महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने का अनुमति थी। ऑप्शन दो, इस अवधि में उच्च बिंदुओं में से एक सती प्रथा का पूर्ण अभाव था। ऑप्शन तीन, कर्पू या पवित्र जीवन महिलाओं का सर्वोच्च गुण माना जाता था। कौन सा कथन गलत है? अगर बात करें इसमें जो है कौन सा कथन गलत है, तो इसमें देखेंगे केवल 2 जो है वो गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो गलत है। यानी संगम युग के दौरान महिलाओं की स्थिति का पता लगाने के लिए संगम साहित्य की बहुत सारी जानकारियां हैं। ठीक है, यानी उसमें जो सती प्रथा का जो है पूर्ण अभाव था, ऐसी बात नहीं है। सती प्रथा जो है विद्यमान थी, जो उच्च जातियों में पाई जाती थी। तो इस प्रकार इसमें जो है ऑप्शन बी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या पूछा है, कुछ वस्तु दी गई है, उसमें बताया उपरोक्त में से किस वस्तु में संगम युग के मुख्य निर्यात का गठन किए गए दक्षिण भारतीय राज्यों और ग्रीक साम्राज्य के बीच फलते फूलते व्यापार में योगदान था। अभी इसके पहले मैंने बताया क्या क्या जो है निर्यात किए जाते थे और क्या क्या आयात किए जाते हैं। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन एक, सूती कपड़े, और 2, मसाले, ऑप्शन 3, हाथी के दांत के उत्पाद, और 6, कीमती पत्थर। ये यहाँ से जो है भेजे जाते थे। ठीक है, यानी इसमें ऑप्शन बी होगा। इसके अलावा घोड़े जो है ये सब चीज़ें जो है वहाँ से निर्यात की जाती थी, सॉरी आयात की जाती थी। ठीक है, यानी सोना, घोड़ा हुआ, मीठी शराब, ये जो है मुख्य आयातिक थी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 98 की, इसमें क्या पूछा है, यक्ष और यक्षी की मूर्तियां मौर्य काल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यक्ष और यक्षिणी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपका आर्ट एंड कल्चर भी आ गया। आर्ट एंड कल्चर की चर्चा हो ही रही है बीच बीच में, मैंने पहले भी कहा इतिहास और कल्चर कभी अलग नहीं रह सकते। तो ऑप्शन एक है, यक्ष और यक्षी प्राचीनतम उल्लेख सामवेद में मिलता है। ऑप्शन 2, सभी जैन तीर्थंकर एक यक्षी से जुड़े थे। ऑप्शन 3, बौद्ध धर्म के अपवाद के साथ उन्हें जैन और हिंदुओं दोनों में ही पूजा जाता था। कौन सा कथन गलत है? यक्ष और यक्षी की मूर्तियों का मौर्य काल के एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसमें बताना है दोनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा ऑप्शन गलत है। अगर बात करें ऑप्शन ए की, तो मौर्य काल की 2 प्रसिद्ध मूर्तियां हैं, यक्ष और यक्षी। यक्षी सबसे पहला संदर्भित तमिल पाठ शिल्पाधिकारम में पाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 1 गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 है सही है, सभी जैन तीर्थंकर यक्षी से जुड़े थे। अगर बौद्ध धर्म के आगमन के पहले ही जो है और बाद में यक्ष पूजा बहुत लोकप्रिय थी। इस प्रकार देखें, ऑप्शन 2 की बात सही। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 गलत है, यानी यक्ष और यक्षी की पूजा तीनों धर्मों द्वारा की जाती थी, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म। तो इसमें कौन सा गलत है? 1 और 2 गलत है, सॉरी 1 और 3 गलत है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या पूछा है, एक कथन दिया गया, एक कार्ड दिया गया। मौर्य काल के महान शहर मुख्य रूप से पत्थर के बजाय लकड़ी से बने थे। ऑप्शन कार्ड दिया गया है, क्यों बने थे? लकड़ी का उपयोग किया जाता था क्योंकि पत्थर की तुलना में इसे तराशना बहुत आसान था। मौर्य शिल्पकार पत्थर के काम में कुशल नहीं थे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे, इसमें जो है एक बार कथन तो सही है कि मौर्य काल में महान शहर जो थे वो मुख्य रूप से पत्थर के बजाय लकड़ी के बने थे, लेकिन कारण गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी जो है सही होगा। कारण क्या है? अगर बताएं, मेगास्थनीज का उल्लेख है कि चंद्रगुप्त मौर्य का महल हालांकि बहुत बड़ा और शानदार था, लेकिन लकड़ी के मूल पर नक्काशीदार और सोने के पानी चढ़ा हुआ था, लकड़ी के मॉडल से बनाया गया था।
हालांकि अकुशल कारीगरों का कारण मौर्य वास्तुकला अकुशल होने का कारण नहीं था। पत्थर के काम में महारत मौर्य कालीन अखंड स्तंभों से स्पष्ट होता है। इस प्रकार पत्थर पर लकड़ी का उपयोग मुख्य रूप से तथ्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है कि गंगा का मैदान में पत्थर तुलनात्मक रूप से दुर्लभ थे, लकड़ी काफ़ी प्रचुर मात्रा में थी। यानी आप जियोलॉजिकल कंडीशन भी, वहाँ की जियोग्राफिकल एरिया जियोलॉजिकल कंडीशन भी देखी जाती है किसी भी शहर के निर्माण, वहाँ के कल्चर के लिए, तो इसका कार्ड जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 100 की बात इसमें क्या पूछा है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। इसका ऑप्शन 1 है, इसका संबंध केवल समुद्रगुप्त से था। ऑप्शन 2, इसे हरिसेन ने संस्कृत भाषा में लिखा था। ऑप्शन 3, इसे सिद्ध होता है कि समुद्रगुप्त का चरित्र अशोक के समान था। कौन सा उत्तर सही है इलाहाबाद स्तंभ के बारे में। अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख समुद्रगुप्त के सैन्य विजय का विवरण था। समुद्रगुप्त के परिग्रहण की परिस्थितियों, उत्तर भारत और दक्कन के सैन्य अभियानों, अन्य समकालीन शासकों के साथ उनके संबंधों, एक कवि, इस प्रकार के जो है यह शिलालेख अशोक के स्तंभ पर उकेरा गया था, इसलिए अशोक और समुद्रगुप्त दोनों से संबंधित है। ठीक है, केवल समुद्रगुप्त से नहीं। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 सही है, यानी हरिसेन द्वारा संस्कृत में प्रयाग प्रशस्त में समुद्रगुप्त के विजयों का विवरण मिलता है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 गलत है, यानी इलाहाबाद स्तंभ जो अभिलेख है संकेत मिलता है कि समुद्रगुप्त अशोक से बिल्कुल विपरीत था। समुद्रगुप्त जो था सैन्य अभियानों और विजय में विश्वास करता था, जबकि अशोक एक शांत प्रिय शासक था जिसे कलिंग युद्ध के बाद युद्ध को त्याग दिया था। तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन सी सही होगा, केवल 2। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का 100 क्वेश्चन का टारगेट कंप्लीट हुआ। इसका सेपरेट पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ऑन आईएएस पर मिल जाएगा, यहाँ से स्कैन कर सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, स्टे ट्यून्ड।